हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर बुद्धेश्वर मौर्य। बीएमएस मेडिको की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे अव्यय संस्कृत का चैप्टर नंबर 4। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अव्यय थोड़ा नाम सुनने में अजीब होगा, लेकिन प्रत्येक वर्ष इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आने तय होते हैं। हम आपको पहले क्वेश्चन दिखा सकते हैं। ये देखिए कितने क्वेश्चन इससे आए हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि अत्र कुत्र तत्र कुतः अव्ययों का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। पुनः हम अपने पुराने पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 1 पे। अब यहाँ आपको सीधा सीधा स्पष्ट होगा। अब हम अव्यय का मतलब समझाएंगे आपको। अव्यय संस्कृत में विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं। जिन शब्दों अर्थात जो परिवर्तित होते हैं वे विकारी, और जो परिवर्तित नहीं होते हैं अविकारी कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी कहलाते हैं। साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं अव्यय दो प्रकार का होता है। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी मतलब परिवर्तित हो जाना, और अविकारी का मतलब होता है परिवर्तित ना होना। ठीक है। अब इसी को आगे आचार्यों ने अलग अलग डिवाइड किया है। अब देखिए, फिर उसी शब्दों को उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि अविकारी शब्दों को ही अव्यय की संज्ञा दी गई है। अविकारी नाम से स्पष्ट है कि परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? अव्यय की संज्ञा दी गई है। अर्थात हमें अव्यय की परिभाषा आपको समझानी है। तो अव्यय हम कहते हैं संस्कृत का एक शब्द होता है जो दो प्रकार से होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बता के रखा है, ये दो प्रकार के होते हैं। अगर वर्ड परिवर्तित हो जाए तो विकारी, अगर वर्ड परिवर्तित नहीं होता है तो अविकारी। इसी अविकारी को आचार्यों ने अव्यय की संज्ञा दी है। आगे हम चलते हैं। अब एक श्लोक के माध्यम से अव्यय को समझाया गया है। हम इस श्लोक को रीड करते हैं। सादृश्यम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु चा विभक्तिषु वचनेषु चा सर्वेषु यन्न बेति तद्वयम्। अब इसका मतलब क्या होता है? जो तीनों लिंगों में सभी विभक्तियों में लिंग तीन होते हैं। लिंग तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। और विभक्तियां सभी विभक्तियों में सभी वचनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन एक समान रहे, उसे हम अव्यय कहते हैं। उसी को हम अव्यय कहते हैं। अर्थात सादृशम त्रिषु लिंगेश, सभी लिंगों में, सर्वासु चा विभक्ति, सर्वासु चा विभक्ति सभी विभक्तियों में, वचनेषु चा सर्वेषु सभी वचनों में, यन्न वेति एक समान रहे, उसे हम अव्यय कहते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। फिर इसमें बताया गया है कि अव्यय के दो प्रकार, अव्ययों के भी भेद से दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ और अव्युत्पन्न। जैसे चा, वा, बिना, पृथक। ये जो हमारे बताए गए हैं पृथक पृथक होते हैं, ये पृथक पृथक होते हैं। विभक्ति को जो देखो, जो विभक्ति का बोध कराता है, जैसे कुतः, ग्रामतः, कुत्र, अत्र आदि। काल के हिसाब से जो बोधा करता है, यदा, कदा, सर्वदा आदि। इसको हम आगे डिटेल पढ़ाएंगे। प्रकार भेद से जो मतलब अलग अलग देखा, जैसे यथा, तथा, कथम, इत्तम, द्वैधा। इससे ना ये नाम आप सुने रहेंगे तो 5 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। प्रत्येक वर्ष ये 5-5 नंबर से इससे क्वेश्चन बनते हैं। विविध के आधार पर देखिए, विविध के आधार पर हम क्या बताएंगे? अनिकेशा पंचकृत्वम। अब यहाँ से अव्यय बनाने की विधि, जैसे हम क्या कहते हैं कि अब देखिए चा, संस्कृत में चा का मतलब पहला होता है चा अव्यय। ऐसे दे देगा एक वर्ड चा, तो इसे आपको वर्ड समझना क्या है, कुछ इसे हमने अर्थ में भी बता दिया है कि और इसका मीनिंग होता है और। अगर हमें हिंदी में लिखना होता है, चा ना लगाना हो, हिंदी में लिखना हो तो ये कामा लगा देते हैं। इसे संस्कृत भाषा में स्वाल्प विराम कहते हैं। देखिए चा एक संस्कृत अव्यय है। आजकल हम स्व अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ये स्व अल्प विराम होता है का प्रयोग करते हैं। इसके स्थान पे
संस्कृत में चा वर्ड का उपयोग करेंगे। हम इस चा को उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे कि जैसे अगर कामा लगाते हैं तो कहाँ होता है। अब जैसे चा से आपको अव्यय बनाना है तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, श्याम सुंदर श्याम। देखिए इसको संस्कृत में इस कामा को स्वल्प विराम कहते हैं। दिनेश और देवेश, तो इसे हम अब पूछ लिया कि चा का अव्यय बनाओ, अलग एक वर्ड देगा चा के अव्यय बनाओ, तो सबसे आसान है श्याम सुंदरः चा, श्यामः चा, दिनेशः चा, देवेशः चा। आपको क्या ध्यान देना है, केवल देखना है कि कौन सा अव्यय पूछा है। अगर चा अव्यय पूछा है, अगर चा अव्यय पूछा है, सबसे सिंपल कोई भी नाम, कोई जरूरी नहीं है कि यही नाम हो, श्याम सुंदर दिनेश यही नाम हो। आपको केवल अर्थ समझना है। जैसे हम आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं, राम और रावण दुश्मन थे। राम और रावण क्या थे, राम और रावण दुश्मन थे। रामः च रावण, देखिए रामः च रावणा च शत्रु आस्तम। आपको हमेशा संस्कृत वर्ड यूज करने, जैसे आपको क्या करना है, चा वर्ड से अव्यय बनाना है, रामः च रावणा च शत्रु आस्तम। उसी प्रकार से हम आपको दूसरा अव्यय ले चलते हैं, अपि। एक अव्यय आता है हमारा अपि। अपि का मीनिंग क्या होता है आप समझना। अपि को दो अर्थों में प्रयोग करते हैं। पहला अर्थ आल्सो अर्थात भी, अंग्रेजी में इसे आल्सो कहते हैं, हिंदी में इसे भी के प्रयोग करते हैं, भी लगाकर वाक्य को बनाना है। दूसरा अर्थ जो हमारा प्रयोग होता है प्रश्न निर्माण के लिए, अर्थात ऐसा अगर आपको अपि बोल दिया तो आप या तो प्रश्न निर्माण के लिए भी बनाएं या तो अपि के लिए। अब उदाहरण हम भी के लिए, पहले एक उदाहरण लेते हैं भी के लिए। कौन सा एग्जाम्पल हम इसमें सेट कर सकते हैं, देखो आप भी लगाना है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे देखिए ये अपी का ये जो एग्जाम्पल है अपी का है भी प्रयोग के लिए, क्योंकि अपी दो प्रकार से होता है, तो ये भी के लिए एग्जाम्पल को सेट मैंने किया है। देखिए अब इसमें क्या है, कर्णः अपि पांडवः आसीत्। आपको अपि वर्ड देगा, आपको ये सेंटेंस खुद से बनाने हैं, कर्णः अपि पांडवः आसीत्। अब इसको हिंदी में आपको समझा सकते हैं। देखिए अपि है, मैंने भी के लिए बोला है, अपि लगाना है तो उसमें भी आएगा कर्णः, कर्ण भी पांडव था। इसका जो ट्रांसलेट अगर हम करेंगे, इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो कर्ण आल्सो वाज अ पांडव, मतलब कर्ण भी पांडव थे। आपको हमेशा ये वर्ड पूछेगा नहीं, ये वर्ड आपको लिखना है अगर अपि से पूछता है। दूसरा एग्जाम्पल हमने आपको बताया है कि अपि दो प्रकार से होते हैं। अपि कितने प्रकार से होते हैं, एक होता है हमारा, ये दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं हमारे भी के लिए और दूसरा होता है हमारा प्रश्न निर्माण के लिए, प्रश्न के लिए होता है, ठीक है, प्रश्न के लिए। दूसरा हमारा क्या होता है, प्रश्न के लिए। तो आपी के लिए हो गया। अब प्रश्न निर्माण के लिए हम कैसे बात करेंगे, देखिए अपि कर्ण पांडवा अस्ति, अपि कर्ण पांडवा अस्ति। अब इसमें ऑलरेडी अगर क्वेश्चन मार्क ये जो होते हैं, देखिए ये जो होते हैं ये क्वेश्चन के मार्क सिंबल होते हैं नीचे। उसके बाद क्या कर्ण पांडव थे, देखिए अगर जहाँ क्या है तो वो क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन से शुरुआत होता है, तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि अपि हमारे दो प्रकार से होते हैं। अब अपि अगर अपि अव्यय आता है तो आपको दो प्रकार से समझना है, एक भी के लिए और दूसरा प्रश्न निर्माण के लिए आपको समझना है, जो कि नीचे एग्जाम्पल से आपको हम समझा चुके हैं। तीसरे नंबर का जो आता है एव, अगर एव से अगर आपको पूछता है कि एव अव्यय दे दिया तो इसका मीनिंग होता है ही। एव का मीनिंग क्या होता है, अगर एग्जाम में आपको ऐसे दे देगा कि यो से आपको दो वाक्य बनाइए, हिंदी में आपको नहीं बनाना होता है, आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि एव मतलब होता है ही, एव का मतलब होता है ही, ठीक है। अब उदाहरण से देखिए, शिशु आपको विसर्ग हमेशा ध्यान में देता है, और हमने बोला है कि संस्कृत में ये हलंत मेन रोल होता है, क्षीरम एव पिबती, ठीक है। अब इसमें देखिए शिशु क्षीरम एव पिबते,
इसको हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, जबकि हिंदी संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा आपको। ये वर्ड उठाना है, हम आपको समझाने के लिए हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं। बच्चे ही दुग्ध को पीते हैं, मैंने क्या बोला था, एव का मीनिंग जो होता है वो ही होता है। एव का मीनिंग क्या होता है, ही। तो देखिए यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ही वर्ड आया, अंग्रेजी में मतलब सॉरी इस संस्कृत में लिखेंगे तो एव वर्ड आया। नंबर 3 का अब अव्यय आपका खत्म हुआ। नंबर 4 पे चलते हैं, इति। नाम से ही स्पष्ट है, इति। इति एक वाक्य के पूरा हो जाने पर दूसरा वाक्य के आरंभ में यह बताने के लिए क्या है कि वाक्य उसने कहा है के लिए दोनों वाक्यों के मध्य में इति का प्रयोग किया जाता है। खासकर आप चरक संहिता में आपको बताया गया होगा कि इति वर्ड का विशेष रूप से कहाँ प्रयोग है। चैप्टर के अंत में हमेशा इति वर्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ आपको हम समझा देते हैं ट्रांसलेशन। देखिए आपको हमेशा क्या करना है ना, संस्कृत वर्ड को ही उठाना है। हिंदी वर्ड आपको हम समझाने के लिए ट्रांसलेट कर देते हैं, वरना हम ट्रांसलेट नहीं करते। देखिए हिंदी में पहले पढ़ देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, संस्कृत आधिकारिक भाषा होनी चाहिए, ठीक। देखिए आपको क्या है ना, इति वर्ड उठाना, तो संस्कृत एवं राजभाषा भवेत, ये कॉमन वर्ड आप इसमें नरेशन में भी ऐसे ही होता है। इति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उक्तवान, तो ये आपको याद करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आज तक ये पूछा नहीं गया है आपको, लेकिन एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग रीड करने, हम इम्पोर्टेंट इसमें बताते चलेंगे। अब जैसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, खलु। खलु अव्यय आपको हमेशा याद रखने होने चाहिए। खलु का मतलब क्या होता है वास्तव में, खलु का क्या मीनिंग होता है वास्तव में। आपको हमें इसके लिए मीनिंग रट लेना है कि खलु का मतलब होता है वास्तव में। उदाहरण, गुड़ गुड़ा खलु अनुरागस्य कारणम, केवल गुड़ ही प्रेम होने का कारण है। केवल गुड़ ही, देखिए यहाँ लिख दिया केवल, आपको क्या करना वास्तव में, ठीक है। अभी आपका एक एग्जाम्पल नीचे से वास्तव में शुरू होगा, लेकिन वह कन्फ्यूजन नहीं होना, आपको श्लोक सॉरी संस्कृत फॉर्म में ये याद होने चाहिए। जहाँ ना समझ में आप याद करना, क्योंकि ये थोड़ा एक्सेप्शन में आता है। अभी आपको बताते हैं, ये आपको एक्सेप्शन के रूप में रटना ही रटना है, इसको आपको रटना ही रटना है, इसमें कोई उपाय नहीं है। छठा नंबर जो हमारा होता है ननु। ननु का पहले 4 मीनिंग होता, अवधारणा, संबोधन, प्रार्थना, एक मीनिंग आप और लिख सकते हैं याचना। स्पष्ट नहीं है, मैं फिर से लिख रहा हूँ। एक मीनिंग आपको लिखना है याचना, देखिए एक मीनिंग आपका होता है याचना। आपको नाम से ही स्पष्ट है ननु, हमने 4 वर्ड बताया, एक होता है अवधारणा, एक होता है संबोधन, एक होता है प्रार्थना, एक होता है याचना। नाम से ही स्पष्ट हमें, जैसे ननु कति सर्व पदार्थ, वास्तव में सभी पदार्थ कितने हैं। देखिए हम क्या करें, इस वाक्य को पढ़िए पहले। वास्तव में, देखिए वास्तव में सभी पदार्थ कितने हैं। आप यहाँ पूछ रहे हैं किसी से कि वास्तव में सभी पदार्थ कितने हैं, आपको यहाँ याचना प्रकट हो रही है, संबोधन भी प्रकट हो रहा है। आगे चलते हैं हम, 7वां नंबर जो हमारा होता है अव्यय हुआ ही। आपको देखिए एक होता है हा पर छोटी ई की मात्रा ही, संस्कृत में हमेशा मात्रा ध्यान में देना है। ही इसका मतलब होता है केवल, जो कि मैंने लिख कर दिया है। लेकिन अगर एग्जाम कभी कभी एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ इस तरह वर्ड देकर ही, उच्चारण में अंतर होता है, तो आपको ये वर्ड हमेशा ध्यान देना है, ये वर्ड नहीं ध्यान देना, ये वर्ड सही नहीं होगा, आपको यही सही करना है, ठीक। अब देखिए इसका मतलब होता है केवल,
सबह ही स्वधर्म आचरणीय। हर किसी को अपने धर्म का पालन, देखिए हर किसी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। क्या बोला? सभय ही स्वधर्म आचरणीय। तो इसमें देखिए सभय ही, मैंने क्या बोला था? ही वर्ड आएगा ही आएगा, ये आपको हमेशा रटने ही है, इससे आसान आपको नहीं ट्रिक मिल सकते। समझ। अब जैसे नया नया अव्यय आएगा 8वें नंबर पे, ऊंचे। ऊंचे का मतलब होता है ऊंचा। अब देखिए क्या लिखा है इसका उदाहरण से हम समझेंगे। नगरे गृहिणी ऊंचे भविष्यन्ते। देखिए जो भी अव्यय है आपको, हम अव्यय ऐसे ही एक एक बना दिया, आप कोई भी एग्जांपल लें पर उसका अर्थ निकलना चाहिए। ऊंचे वर्ड आया है तो ये हिंदी, अब देखिए ये हिंदी का वर्ड है ऊंचे है। अब नगर में घर ऊंचा होता, ऊंचे होते हैं। अगर आप नहीं याद है तो ये लिख सकते हैं, पर ज़्यादा प्रीफर इसी को याद करने में लगाने हैं आपको, और ये एग्जाम पॉइंट से आपको स्टार मार्क इस पे बनाने हैं। अब जैसे ऊंचा था वैसे नीचा होगा। नीचे मतलब नीचे। तुम सर्वदा नीचे एवं वदसे, तुम हमेशा धीमे बोलते हो। हर इंग्लिश श्लोक का, सॉरी मतलब तुम सर्वदा नीचे एवं वदस, हर संस्कृत वाक्य का मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया आपको उस आसान बनाने के लिए। आगे चलते हैं हम। अब देखिए 10वें नंबर पे आता है बिना। इसका उच्चारण देखिए, ये हिंदी में होता है बिना और संस्कृत में लिखा मतलब विना। ठीक। विना जलम विना जीवनम ना अस्ति। देखिए 2 बार आया विना और विना, तो बिना जल के जीवन संभव नहीं है। ये सबसे आसान है और ये बार बार पूछे जाने की संभावना है। अब देखिए ये एग्जाम पॉइंट से उतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको हम समझा रहे हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। एक लाइन का युगपते, नाम से स्पष्ट है कि युगपते, युगो युगो से एक साथ, जैसे चक्रेण युगपत, चक्र के साथ, चक्रेण युगपत, इसके हम ट्रांसलेट करेंगे तो चक्र के साथ आएगा। आगे चलेंगे। सह, सह मतलब होता है साथ। उदाहरण पुत्रेण सा पिता आगतः, पुत्र के साथ पिता आया। मैंने क्या बोला है? सह। देखिए सह, सा यहाँ आ गया। ठीक। साथ की मीनिंग यहाँ से ले लेते हैं, ये हिंदी में ट्रांसलेट मैंने किया है आपके लिए। 13 नंबर का अगर हम बात करते हैं अव्यय, ऐसे आपको लगभग 30 अव्यय मिल जाएंगे। साधर्म एक साथ, साधर्म का मीनिंग होता है साथ। मोहना मया शार्ध पठति, देखिए शार्धम आया है, यहाँ शार्ध आया, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इसका तो मोहन मेरे साथ पढ़ रहा है। फिर आगे फिर सार्ध आएगा, देखिए साकाम, साकाम की मीनिंग होती है साथ में। उदाहरण से समझेंगे। पुत्रेण साकम, देखिए साकम आ गया, साकम आ गया। पिता आगत्य, पुत्र के साथ पिता आया। तो देखिए साथ आपको तीन जगह साथ साथ की मीनिंग आएगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप ऊपर नीचे करके तीनों लिख सकते हैं। और आपको देखना है इस जैसे इसमें लिखना है, देखिए मैंने ऊपर क्या बताया है आपको, ये बताया है साथ साधर्म में, तो कुछ नहीं करना। पुत्रेण यहाँ पे देखिए, यहाँ साधर्म है, यहाँ आपको साधर्म जोड़ना है। यहाँ साकाम है, यहाँ साकाम जोड़ दीजिए। बस आपको ध्यान से देखना है कि एग्जाम में उन्होंने क्या पूछा है। आगे चलते हैं। पुनः, फिर से। उदाहरण पुनः आगंछुत, कृपया वापस आ जाएं। एग्जाम पॉइंट से उतनी ज़रूरत नहीं है। अभी हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आए हैं 21 बैच में और 22 बैच में। 16 नंबर का अगर हम आपको देखते हैं यथा, यथा मतलब होता है तथा। हम इस यथा को श्लोक में दिखाएंगे, इस तथा को हिंदी वर्ड में दिखाएंगे। देखिए यथा वृक्ष तथा फलम, जैसा वृक्ष वैसा फल। समझ रहे हैं? यथा वृक्षम तथा फलम आपको याद हो गया। 17 नंबर पे है यावत तावत, जब तक तब तक।
यावत तावत जब तक तब तक, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यावत श्वासा तावत आशा, जितनी सांसें उतनी उम्मीदें। एग्जाम अब यहाँ इतने जो 18 नंबर से शुरू होगा एग्जाम पॉइंट से, मतलब ठीक है, एग्जाम पॉइंट से ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे वर्ड होते हैं। जैसे देखिए यदि तरह, यदि तो मैंने उसको, यदि का मीनिंग होता है इंग्लिश में इफ, ठीक है, और तरही का मीनिंग होता है इंग्लिश में देन। तो आपको कहीं कहीं इससे समझ सकते हैं कौन सी मीनिंग बनेगी। अब देखिए इस श्लोक के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। यदि आसंदः अस्ति तरहि महिला उपविशति। इस श्लोक को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। यदि सीट हो तो महिला बैठ जाती है। यदि आसंदः, देखिए यदि, यदि वर्ड आया, आसंदः अस्ति तरहि महिला उपविशति, यदि सीट हो तो महिला बैठ जाती है। इस प्रकार से यहाँ 18 नंबर अव्यय कंप्लीट होता है। आपको आगे जाना है। यदा तदा, जब जब तब, यदा वयम काश्मीर गतवन्तः तदा तत्र बहु शैत्यम आसीत्। अगर इसको हम ट्रांसलेट करके समझाते हैं आपको, देखिए यदा तदा, यदा तदा आ गया, आपको दो यदा तदा आ गया है। जब हम कश्मीर गए तो वहाँ बहुत ठंड थी। देखिए ना, ना नहीं, उदाहरण जो होता है सह ना पठति, ना मीनिंग वर्ड आता है तो नाम से स्पष्ट है कि नहीं, वह पढ़ता नहीं है। देखिए हिंदी में आया और यह ना आया, ठीक है। आपको हमेशा इजी वर्ड में ध्यान देने हैं। आगे चलेंगे, सॉरी, आगे चलेंगे हम। ये देखिए 21 नंबर में बताए हैं कति। कति का मतलब होता है कितने। एग्जाम पॉइंट आप व्यू से आपको नोट करने हैं ये ट्रिपल स्टार के माध्यम से, ठीक है। ये इस मान के चलिए इस बार के एग्जाम में ये आपको आने ही आने हैं। उदाहरण सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, ठीक है। अब देखिए सप्ताहे कति वर्ड ऐसे देख लीजिए, सप्ताहे में से होता है सप्ताह, सप्ताहे में से होता है सप्ताह, कति मतलब होता है कितने, दिनान मतलब होता है दिन, भवन्ति माने होते हैं। तो इसका ट्रांसलेट आएगा एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। आपको याद इस श्लोक को ही ध्यान देने हैं, संस्कृत वर्ड को ही उठाने हैं। अब देखिए इस पे भी ट्रिपल स्टार बनाइए 22 नंबर पे। कुतः, कहाँ से किस कारण से, कुतः मतलब होता है कहाँ से किस कारण। देखिए कुतः आगच्छति, कहाँ से आता है। ऐसे मजाक मजाक में लोग बोलता है कहाँ से आए, तो आपको ट्रांसलेट कर देना है कुतः आगच्छति, कहाँ से आए। आप किसी से पूछिए कुत्र आगच्छ, कुतः आगच्छति, तो आप पूछेंगे कहाँ से आता है। आप मजाक मजाक में इसको याद कर सकते हैं। देखिए एकत्र, एकत्र इकट्ठे, उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझेंगे। छात्र एकत्र तिष्ठन्ते, हिंदी ट्रांसलेट करेंगे छात्र एक साथ रहें। अब देखिए अन्यथा, अन्यथा मतलब होता है नहीं तो। अब इसको दो अर्थों में समझ सकते हैं पर आपके सिलेबस में एक ही समझाया गया। देखिए उदाहरण के माध्यम से अध्ययन करोति अन्यथा उत्तीर्ण न भविष्यते। आपको पहले समझा दें, इसका मीनिंग होता है अध्ययन मतलब अध्ययन, करोत माने करना, अन्यथा मतलब नहीं करोगे, उत्तीर्ण मतलब पास होना, ना मतलब नहीं, भविष्यति पास नहीं हो पाओगे। देखिए हिंदी में पढ़ाई करो नहीं तो पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। सबसे आसान आपको याद रहने चाहिए ये। किमर्थम डबल स्टार लगाइएगा, ठीक है। एकदा पे भी सिंगल स्टार। किमर्थम मतलब होता है किसके लिए, किमर्थम मतलब होता है किसके लिए। उदाहरण किमर्थम कंठा अवरुद्ध, किमर्थम कंठ अवरुद्ध, कंठ मतलब होता है गला। एक होता है अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ये क्या था उच्चारण स्थान में बताया गया है। अकु विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम कंठा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है
इससे आपको नहीं लेना देना, आपको हम याद कराने के लिए ये चीज़ बताए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं 26 नंबर में। एकदा मतलब एक बार होता है। उदाहरण से समझेंगे, एकदा अहम वनम आगच्छत्। देखिए इसमें भी आया है एकदा, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे एक बार मैं जंगल में गया। फिर आगे चलेंगे, ये सबसे इससे आसान आपको नहीं मिल सकते। क्रियते, कियतः कितने। उदाहरण से कियतः देखिए हलंत लगा है, जनः आसनः, वहाँ कितने लोग थे, ये हिंदी में ट्रांसलेट। बेसिकली आपको हमेशा यही ध्यान देना है, पर विषम परिस्थिति में आप ये अगर लिख देते हैं तो कोई बात नहीं। यह, इसको तो ट्रिपल मार्क्स ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा, आना ही आना है। यह मतलब होता है यहाँ। यह खलु मम प्रिय मित्र, यहाँ वास्तव में मेरा प्रिय मित्र है। आगे चलते हैं, देखिए सभी जगह अगर पूछता है, कभी कभी मजाक में लोग बोलता है यत्र तत्र सर्वत्र, तो ऐसे यहाँ आप याद रखिएगा सर्वत्र, सभी जगह। ईश्वर सर्वत्र आसीत, बोलते हैं ईश्वर सभी जगह है, अर्थात भगवान हर जगह पाए जाते हैं। आपको हमेशा इस संस्कृत के वर्ड को ध्यान देना है। ईश्वर सर्वत्र आसीत, मजाक में लोग बोलता है यत्र तत्र सर्वत्र, अर्थात हम सभी जगह हैं, ऐसे आपको ध्यान देना है। ईश्वर सर्वत्र आस्ति। आगे चलते हैं, अन्यत्र, अन्यत्र मतलब होता है, कहते हैं अन्यथा ना लेना, तो कहीं और दूसरी जगह। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, माधव तत्र नास्ति सा अन्यत्र अस्ति, ठीक है। अब ये देख लीजिए, अन्यत्र भी आया है एग्जाम में, कुत्र भी आया है, हम आपको दिखा सकते हैं कुत्र कहाँ कहाँ आया है। देखिए हमारा क्वेश्चन सेट हुआ यहाँ पे, और ये देखिए कुत्र आया है, अत्र भी मैं पढ़ाऊंगा, तत्र हो गया, कुतः भी हो गया है। तो आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें भी आपको मिल जाएंगे। देखिए कुत्र, सर्वत्र, अत्र, तत्र, अपि, तो आपको अपि मैंने बोला है, एक होता है भी के लिए वर्ड आता है, और एक आता है हमारा प्रश्न निर्माण के लिए, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न निर्माण के लिए मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अपने पेज पे आते हैं, अत्र 32 नंबर का है हमारा अत्र। अत्र मतलब होता है यहाँ, नहीं कुत्र रह गया है। कुत्र मतलब होता है कहाँ, मैंने ऊपर बताया यत्र तत्र कुत्र सर्वत्र, तो आपको वहाँ से नहीं लेने देना है। आपको कुत्र मतलब होता है कहाँ। उदाहरण में त्वम कुत्र आगच्छति, फिर आता है यत्र सः गच्छति। आपको ध्यान देना है हमेशा संस्कृत, इस संस्कृत वर्ड को ही ध्यान देना है। आप इसको, ठीक। अब चलते हैं, अत्र, अत्र मतलब होता है यहाँ, इसका जो इस श्लोक वर्ड होते हैं, देखिए अत्र त्वम आगच्छत, यहाँ तुम आओ। लोग मजाक में कहता आओ तुम, तो तुम श्लोक के माध्यम से बुलाओ। ये अत्र त्वम आगच्छत, इसको ट्रिपल स्टार इसको भी बनाना है एग्जाम पॉइंट से, क्योंकि इस ये क्यों ट्रिपल स्टार बना रहे हो, क्योंकि ये बहुत छोटे वर्ड हैं और पूछ लिए जाते हैं। तत्र, तत्र का मीनिंग होता है वहाँ। फिर बोला कि जलम तंत्र अस्ति, वहाँ पानी है। राजस्थान में लोग पानी नहीं पाता है, तो लोग बोलता है वहाँ, बोल सकते हो आप जलम तंत्र अस्ति, वहाँ पानी है। फिर आपको आगे चलते हैं, ये देखिए एकत्र मतलब एक जगह, ये एक ऐसा है, थोड़ा लंबा श्लोक है इसका, लेकिन आपको ये याद होने चाहिए। देखिए एकत्र मतलब होता है एक साथ, ठीक। कुरुक्षेत्र, देखिए कुरु ऐसे तोड़ लीजिए, कुरुक्षेत्र रण रंगे पांडवाः एकत्र तिष्ठन्ति, रुक जाइए, कौरवाः एकत्र तिष्ठन्ति। आपको हमेशा यही वर्ड ध्यान देना है, एग्जाम पॉइंट से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन मैंने करके दिया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में पांडव एक साथ खड़े हैं, कौरव एक साथ रहते हैं, ये इसका मीनिंग हुआ।
फिर अब आगे हम चलते हैं। सदा, ये भी सिंगल स्टार बना लीजिए, छोटा वर्ड आने की संभावना ज़्यादा है। सदा मतलब होता है हमेशा। सा सदा देखिए, सा सदा सत्यम वदति, वह हमेशा सच बोलती है। अब यहाँ बोलती है, इसका मतलब होगा ये लड़की है। ठीक। अब मैंने पहले से ही आपको दिखा रखा है कि कौन कौन से कितनी बार आए हैं, तो देख सकते हैं आपको ये 5 नंबर, आपके ये 5 नंबर के क्वेश्चन फिक्स हैं यहाँ से। आप इसको सॉल्व करिएगा। और ये हमारे ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये 2021 मॉडल पेपर है, ये 2021 का है। और ये जो है आपका 2022 मॉडल पेपर है। ये आपका 2022 मॉडल है। इससे ज़्यादा आपको अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, इसलिए 5 नंबर, यहाँ से 5 नंबर आपका फिक्स है। आप यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने अव्यय आपको पढ़ाया। आपको एक बार परिभाषा के रूप में 2 प्रकार से देखने हैं, विकारी और अविकारी। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।